नमस्कार। कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। चीन और ताइवान के बीच तनातनी से दुनिया टेंशन में है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बहाने चीन अपने खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने का मौका तलाश रहा है। ताइवान को चीन चारों तरफ से घेर चुका है। उसके निशाने पर 6 अहम बंदरगाह हैं। चीन लगातार लाइव फायर ड्रिल के नाम पर ताइवान को धमकाने में जुटा है। इसी बीच दुनिया के 3 ताकतवर मुल्कों ने एकजुट होकर चीन को चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इन तीनों ने रणनीतिक वार्ता के दौरान तल्ख लहजे में कहा कि चीन अपने सैन्य अभ्यास को तुरंत बंद कर दे। इस अहम मीटिंग के दौरान ताइवान में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। तीनों देशों ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी की हालिया कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि इस तरह का एक्शन अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। साथ ही चीन की लाइव फायर ड्रिल की निंदा की। तीनों देशों की ओर से कहा गया कि चीन की इस हरकत से तनाव बढ़ गया है। जापान ने कहा कि चीन की ओर से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के क्षेत्रों में गिरी हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री और सेक्रेटरी के बीच की रणनीति बैठक हुई। इसमें तीनों मुल्कों ने अपनी त्रिपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को मंजूरी दी गई। यूनाइटेड स्टेट्स को रणनीतिक वार्ता के दौरान कहा गया कि लॉ ऑफ रूल, ह्यूमन राइट्स, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता ही विवादों का शांतिपूर्ण समाधान है। साथ ही तीनों देशों के सेक्रेटरी और विदेश मंत्रियों ने आसियान का समर्थन करने के अपने संकल्प को दोहराया। चीन ताइवान के साथ साथ जापान को भी उकसा रहा है। सवाल यह है कि चीन ताइवान के साथ जापान को क्यों छेड़ रहा है। दरअसल ये कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर उठाया गया ड्रैगन का कदम है, क्योंकि जिस वक्त चीन ये गुस्ताखी कर रहा था उस वक्त अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जापान में थी, जहां वो ताइवान की बात कर रही थी और ड्रैगन को कटघरे में खड़ा कर रही थी। उधर चालबाज चीन ताइवान के बहाने भारत की घेराबंदी का खतरनाक मंसूबा पाल रहा है। लेकिन चीन को भारत ने सख्त चेतावनी दी है कि वो लद्दाख में हवाई सीमा का उल्लंघन करने की जरूरत ना करे। दरअसल चीनी सैन्य विमानों ने जून के अंतिम सप्ताह में लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के 10 किलोमीटर के भीतर उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना ने चीन के इस लड़ाकू विमानों का इलाके से इनको खदेड़ दिया था। लद्दाख में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को लेकर भारत ने चीन को साफ शब्दों में कहा था कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। भारत और चीन के बीच मंगलवार को पूर्वी लद्दाख स्थित चुशुल मोल्डो में सैन्य स्तरीय विशेष वार्ता हुई। इसमें भारत के वायु क्षेत्र के उल्लंघन का मुद्दा उठा। भारतीय पक्ष ने चीन से कहा कि वो वायु क्षेत्र के उल्लंघन जैसी उकसाने वाली गतिविधियों से परहेज करे। ड्रैगन की नापाक हरकतों के खिलाफ दुनिया के कई बड़े देश उठ खड़े हुए हैं। चीन को लगाम कसने की हर तरफ से कोशिश जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या चीन पर लगाम लग सकेगी। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। उनसे पूरी जो हालात बदलते हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। जितेंद्र ओझा पूर्व राजनयिक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। विनोद शुक्ला विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितेंद्र जी, क्योंकि लगातार आपसे बात होती है और आप हमारा ज्ञानवर्धन करते रहते हैं, चूंकि दोनों मेहमान जुड़े, तो हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे ये जितनी हरकतें हो रही, एक देश होता है एक दुश्मन को नहीं संभाल पाता, एक से विरोध जताना महंगा पड़ जाता है, लेकिन यहाँ चाइना आप देखिए अमेरिका से, ताइवान से, जापान से, भारत से इस तरह से पंगे ले रहा है। ये उसका घमंड है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर बौखलाहट है? देखिए, वो जो है चाइना तमाम अंतर्राष्ट्रीय विषय को बहुत गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है। और देखिए कि कई बार मैंने आपके चैनल पे भी कहा कि पिछले कुछ दशकों में बड़ी शक्तियां युद्ध को अवॉइड करना चाहती हैं, और चाइना का जो ये है कि कितनी भी कैजुअलिटी वो बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि बम सिक्योरिटी तो है और वो इंफॉर्मेशन भी देता है। आज तक लोगों को पता नहीं चला कि कितने चीनी सैनिक गलवान में हताहत हुए थे। उस सूचना को भी वो दबा के रख लेते। और जो चाइना की जो भीतर की इक्वेशन है, उस इक्वेशन में जिस दिन लोगों को लगेगा कि ये शासक, खास करके जो नए शहनशाह हैं, डिफेक्टो शहनशाह हैं, वो कमजोर हो गए हैं, तो बहुत अंदर से बगावत भी हो सकती है, जो दुनिया को पता नहीं चलने देते हैं कि वो
सर्वेलेंस कैमरा लगा के वो ऑपरेशन करके 20 लाख लोग जो है चाइना में गायब हो चुके हैं शी जिनपिंग जी के चर्च में। कहाँ वो लोग गए उनका पता नहीं चल पाता है। वो कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या उनके जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में या फॉरेन ऑफिस में जो लोग हैं वो बड़े ही ब्यूरोक्रेटिकली लॉयल है सरकार के और वो अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं। तो उनकी असेसमेंट है कि एक पॉइंट के बाद ये लोग बयान तो दे रहे हैं, ये लोग एक्शन नहीं करेंगे। और चाइना, मैंने कई दफे कहा कि देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक वो बन के रहना नहीं चाहता है। उसने अमेरिकन कैपिटलिज्म का फायदा उठाया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, इकोनॉमिक पावर लेके आया और उस पावर में उन्होंने एक छोटा सा तबका जरूर बना लिया है। चीन के गांव में अभी भी बहुत गुर्बत और परेशानी है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। वहां पे पूरा पॉलिटिकल ढांचा ये है कि वहां के राष्ट्रपति या डी फैक्टो शहनशाह शी जिनपिंग अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं और घर के भीतर बनाए रखने के लिए उनके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि वो बाहर में ये संदेशा दे कि वो मजबूत है, पूरी दुनिया उनसे डरती है और पूरी दुनिया डरती है कि ये कह के अपने देश के भीतर लोगों को डराना चाहते हैं। वो ब्रिंकमैनशिप के ऊपर जा रहे हैं और संभव है कि अगर कोई बहुत तेज कार्रवाई नहीं होती है तो वो इसमें और आगे जा सकते हैं। देखिए, अगर कोई बड़ी बात नहीं होती है तो चीन का ताइवान पे कब्जा करना ऑलमोस्ट निश्चित है। वो कब होता है इस बात पर निर्भर करता है, तो वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है रवि जी। विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि नैन्सी पेलोसी जिस तरह से पहुंची हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बौखलाहट जरूर है चाइना के मन में, लेकिन क्या इतना आसान होगा चाइना के लिए खुद को शहंशाह साबित करना? देखिए रविंद्र जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी समझ चीन की इस पूरे मुहिम को लेकर के है, वो मुहिम ताइवान तो एक पक्ष है। ताइवान को वो निश्चित तौर पर उस पर दबाव डाल रहा है और दबाव का ये मतलब कहीं मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए कि ताइवान को कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन एक दबाव है और एक ऐसी स्थिति बनाना चाह रहा है जहां पर ताइवान को उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़े। एक बात। दूसरी बात ये है कि चाइना इस पूरी मुहिम से इंटरनेशनल इश्यूज, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ तो डील करना ही चाहता है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, आसियान के बहुत सारे देश, वियतनाम शामिल है। वो सारे देश शामिल हैं, लेकिन वो अपने डोमेस्टिक इश्यूज को भी एड्रेस करना चाहता है। अक्टूबर में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो है उसकी बैठक होती है और ये 100वीं बैठक अभी अक्टूबर में होने वाली, जब 5 क्षेत्र के लिए उनके यहाँ सारा कुछ बंद हो जाता है। और उस बैठक में शी जिनपिंग को हालांकि उन्होंने अपने आप को पहले ही लाइफ टर्म प्रेसिडेंट डिक्लेयर करवा लिया है, वो सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन फिर भी अगले 5 सालों के लिए एक बार फिर उनको कम्युनिस्ट पार्टी का सैंक्शन लेना होगा, उसको अप्रूव करना होगा। तो एक ये इशू हो गया, मतलब दूसरा इशू ये हो गया। तीसरा, जो 2 बड़े इशू हैं जिनको चाइना सप्रेस करता रहा है, परसों या पिछली डिबेट में आपसे चर्चा कर रहा है, ये बात मैंने उस समय भी कहा था। 2 बड़ी क्राइसिस है। तो ये कि फूड क्राइसिस चाइना बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ है। दूसरा बैंकिंग क्राइसिस। बैंक हमारे यहाँ 10 लाख करोड़ एनपीए है, तो उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। उससे खराब स्थिति चाइनीज बैंक्स की है। उन्होंने इतना लोन दे रखा है और उनके रिकवरी नहीं हो रही है। इस कारण से पूरा का पूरा अर्थतंत्र, बैंकिंग सिस्टम चाइना का बिगड़ा हुआ है। तो ये इंटरनल क्राइसिस, एक तो ये कि फूड क्राइसिस और दूसरा बैंकिंग सिस्टम जो पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर के है वो। तो ये 3-4 जो इश्यूज हैं, ये पूरा का पूरा चैलेंज बना हुआ है शी जिनपिंग को, और वो अपने आप को किसी तरह से प्रूव भी करना है। तो उसमें कई बार आपको डाइवर्जनरी टैक्टिक्स अपनाना पड़ता है। ये हो सकता है डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, और इस टैक्टिक्स को अपनाने में अगर आपको एडेड एडवांटेज मिल जाए कि आप ताइवान को कुछ कंसीड करने के लिए मजबूर कर दें, या आप अमेरिका को छोटा कर पाए, या अमेरिका को, जो अमेरिका की सुप्रीमेसी थी उसको थोड़ा कमतर कर पाए, तो ये विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन मुझे लगता है कि चाइना क्राइसिस वाली सिचुएशन में ज्यादा है, उस क्राइसिस से निकलने की कोशिश में ये सारी मुहिम की जा रही है। जी रविंद्र जी। बिल्कुल, लेकिन ये भी देखा जाए कि जिन देशों के साथ चाइना का संबंध जुड़ता जा रहा है, चाहे श्रीलंका हो, श्रीलंका जिस तरह से बर्बादी की कगार पे खड़ा है, वो अपने आप में अहम रखता है कि बाकी देश जो है, अन्य देश, वो भी
आजिज आ चुके हैं और चाइना की नीति को समझ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से चीन हरकतें कर रहा है, कभी भारत की सीमा पर विमान उड़ा देता है, ताइवान की सीमा पर कभी अगर देखा जाए तो मिसाइलों को दागने की बात करता है, वहाँ से हवाई अपने विमान उड़ाता है। निश्चित तौर पर जापान ने भी चेतावनी दी है, इधर भारत ने भी अपने सख्त लहजे में कहा है कि अगर अगली बार उल्लंघन होता है तो चीन को सतर्क रहने की ज़रूरत है और इस तरह का उल्लंघन दोबारा नहीं होना चाहिए। भारत के लिए क्या चिंता का विषय है, भारत क्या इस मामले में कर सकता है? जितेंद्र जी, कई तरह से काम कर रहा था चाइना। एक तो अपना व्यापार बढ़ा रहा था, लोगों को लगा कि व्यापार बेहतर होगा तो शायद चाइना की जो मनोदशा है और जो नीयत है उसकी बदल जाए, लेकिन ऐसा लगता दिख नहीं रहा। जिससे भी व्यापार उसका दिक्कत में आ रहा है। ताइवान को देख लीजिए, व्यापार हालांकि अब आयात बंद कर दिया है चाइना ने। श्रीलंका को देख लीजिए, और अब पाकिस्तान की तरफ भी अगर हम थोड़ा सा नज़र दौड़ा लें तो वहाँ पर वो कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण कर रहा है जिससे पाकिस्तान को मजबूती देता नजर आ रहा है। भूटान के साथ उसका अलग समझौता हो चुका है, भारत की तरफ अलग अलग आंखें तरेर रहा है। ये सब चीज़ें किस बात के संकेत दे रही हैं कि चीन की बादशाहत खतरे में है क्या? बादशाहत तो खतरे में नहीं है, लेकिन उसके बादशाह को लग रहा है कि लोग उसकी बात मानना नहीं चाहते। नैन्सी पेलोसी का जो ये दौरा था, चीन ने बहुत सारा कहा था, यहाँ तक धमकी दी थी कि अगर इनका जहाज जाता तो उस पर हम हमला कर देंगे। लेकिन नैन्सी पेलोसी का जो दौरा था, उन्होंने चीन के मुंह पे एक जबरदस्त थप्पड़ मारा। जो ये बात सुनने में आ रही है स्ट्रेटेजिक कमेटी में कि उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की। ठीक है, उनके जहाज के साथ बहुत सारे जहाज गए, मगर इनको एक जबरदस्त थप्पड़ मारा। तो वो उस घटना के बाद तो तमतमाया हुआ है ही। और जो आप कह रहे हैं चीन की बात, तो इनकी जो भी पॉलिसीज हैं अपने 2049 तक वो क्या दुनिया के सबसे बड़े और अकेले सुपर पावर बन जाएंगे, 2035 तक कहाँ बन जाएंगे, तो जो उन्होंने अपने नेशनल टारगेट विजन गोल वगैरह रखे हैं वो देश के लिए तो है ही है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम वहां चल रही है और उस पॉलिटिकल सिस्टम में वर्तमान स्थिति में जो व्यक्ति आए हैं, देखिए हम लोग को शी जिनपिंग का व्यक्तिगत जीवन क्या रहा, कैसे रहा, इनके पिता को जेल भी भेजा माओ ने, और उस वजह से ये माओ के लेगेसी तो क्लेम करते हैं, बाद में माफ कर दिया गया। बड़ी इनसिक्योरिटी वाली इसमें रहे, तो एक साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी इनके जो है, मैं कहूँ कि इनके साइकोलॉजिकल एनाटॉमी का पार्ट है कि जो इनसिक्योरिटी में रहता है। इनको जरा सा भी कोई दिक्कत होती है तो उनको लगता है कि लोग उन्हें खतरे में दे रहे हैं। और बहुत एक्सॉल्टेड इमेज है, जस्ट किसी वजह से भी हो, इसका इमेज बहुत एक्सॉल्टेड है अपने बारे में, जैसे ये बातें करते हैं। तो इस जैसे व्यक्ति को जरा सा भी कोई सिर भी उठाए, कुछ कहे भी, तो इनकी जो साइकोलॉजिकल एनाटॉमी है वो ये कहती है कि उनको लगता है कि अच्छा कैसे उन्होंने हिम्मत की। लेकिन साथ में थोड़ा डरते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि बहुत बहादुर है। अगर उनको करना ही था तो कुछ और करके रोकने के लिए, वो उन्होंने रोका नहीं, वो चुपचाप जैसे पड़ोसी का जहाज आया तो रुके रहे। लेकिन आप इनकी पॉलिसीज देखिए, हर एक मिलिट्री थिएटर में उन्होंने 5 थिएटर बनाया, सबको कमांड वगैरह को इंटीग्रेट कर दिया कि हर जोन में अकेले हम लड़ाई कर सकते हैं, लड़ाई करके जीत सकते हैं। इस रीजन में देश कौन है? इस रीजन में सबसे बड़ा देश एकमात्र भारत है, जो कभी लड़ाई करना नहीं चाहता है। हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, हम पे आक्रमण होता है तो पूरे धर्म युद्ध की तरह अपने आप को डिपेंड करते हैं। जापान, उसकी मिलिट्री का देखिए कि वो ऑलरेडी अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पे डिपेंड कर रहा है। और जब ये अमेरिका वॉर ऑन टेरर पे इन्वॉल्व था, अफगानिस्तान और इराक में करीब 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली खर्च किया, तो उसका फायदा उन्होंने उठाया कि अमेरिका की ही टेक्नोलॉजी लेके अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। और कुछ ऐसे एरिया में उन्होंने कुछ ऐसे वेपन सिस्टम डेवलप किया, आपके चैनल पे भी मैंने पहले कहा, जैसे DF-7 एक जगह है, या हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है, या अंडर वाटर जो उनके रिसोर्सेज हैं, या सैटेलाइट वॉर की जो कैपेसिटी है। तो उनकी असेसमेंट है कि अमेरिका जो है एक पॉइंट के बाद नहीं आएगा। और यूरोप जो है अभी ऊहापोह की स्थिति में है। यूरोप डिप्लोमेटिक बयान तो देता है, लेकिन यूरोप की तमाम इकोनॉमीज उनके साथ जुड़ गई है, वो भी एक पॉइंट के बाद कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करना चाहता है। और जो आपने ट्रेड की बात की, देखिए ट्रेड वो क्या कर रहे हैं, वो एक न्यू कॉलोनियल तरीके से ट्रेड कर रहे हैं कि सेंट्रल एशिया हो या अफ्रीका हो या कई जगह हो, उनके रिसोर्सेज, उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशन या उनके इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, वो सबको खत्म कर देना चाहते हैं और खत्म करके एक नए तरीके से वो कॉलोनाइज कर रहे हैं। तो उनके भीतर ये आत्मविश्वास है कि पूरी दुनिया जो है, यहाँ की आधी दुनिया उनकी कॉलोनी हो चुकी है। भले ही वो डायरेक्टली पुराने तरीके से ही काम कर रहे हो और कोई उनसे कहेगा वो परेशान करेंगे, लेकिन अमेरिका से डर रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो जो थप्पड़ नैन्सी पेलोसी मार के गई है तो उसके लिए सारी कवायद कर रहे हैं। डर तो रहे ही हैं साथ में अमेरिका से, लेकिन किए जा रहे हैं। अब उनकी कैलकुलेशन है कि अमेरिका नहीं आएगा, और मेरे ख्याल से जब तक जबरदस्त कोई रिबफिंग नहीं होती है, इनको दूसरा कोई बड़ा तमाचा नहीं लगता है, शी जिनपिंग ऐसा करते ही रहेंगे। ठीक, विनोद जी, अब तक विरोध तो नहीं हुआ, चीन जो भी करता रहा, दबी जुबान में देश या तो खामोश हो गए, कई जगह कब्जा भी कर लिया उसने, कई जगह मान मनोबल के साथ चीज़ें
लेकिन पहली बार इस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है कि चाइना को बैकफुट पे जाना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा क्या आगे, लेकिन चाइना को कहीं ना कहीं विरोध झेलना पड़ रहा है और हर तरफ से, चाहे भारत से तो हमेशा वो झेलता रहा, लेकिन अब ताइवान भी इस तरह से कर रहा है। धीरे धीरे श्रीलंका भी देखिए, उसने भी अपनी नाराजगी जता ही दी है। तो ये विरोध पहली बार देखने को मिल रहा है। इसका क्या असर होगा? क्या हम युद्ध की तरफ बढ़ेंगे? दुनिया एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाली है कि जहां पे दो बादशाह लड़ते हुए नजर आएंगे, या उन बड़े देशों की लड़ाई शुरू हो जाएगी जिससे दुनिया खतरे में आएगी? देखिए रविंद्र जी, मुझे लगता है कि मैं इसको थोड़ा वो देखिए, चाहे श्रीलंका की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस की बात हो, यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान चाइना घुसा हुआ है, वो अब इकोनॉमिकली फंसा हुआ है। चाहे वो ये जो सिपेक बनाया हो, या हमन कोटा बनाया हो, या अफ्रीका में जो उसका इन्वेस्टमेंट हो, सीपैक का भी जिक्र है इसमें। जी जी, उस तरह के रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, तो फाइनेंशियली वो बहुत कमजोर, मतलब फाइनेंशियली वो खराब स्थिति में वो होता जा रहा है। और अब आप ताइवान पर मैं आता हूँ। ताइवान के साथ अमेरिका की एक ताइवान प्रोटेक्शन पैक्ट है, जिसके तहत वो उसको अनलिमिटेड और वॉर मटेरियल्स और अनलिमिटेड टाइम तक प्रोवाइड कर सकता है। उसके अलावा उसका साउथ कोरिया में बेस है, जापान में, फिलीपींस में बहुत सारे जगह बेस है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट कंसंट्रेशन की जगह अमेरिका सप्लाई करेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो सप्लाई करेगा ताइवान को। ये लड़ाई उस तरह की होगी। अब उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना के पास लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है। 62 में वो लड़े थे, भारत थे। उसके अलावा इस तरह का कोई बड़ी लड़ाई वो उन्होंने लड़ी नहीं है, और ना उनके सोल्जर्स को इस तरह की ब्रेवरी कभी दिखाने का मौका मिला है। जैसा अभी ओझा जी कह रहे थे कि उनके 50 मारे गए या 100 मारे गए, पता ही नहीं लगा और उसको छिपा गए। हमारे यहाँ तो सबको बाकायदा गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, हमने सबको। चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगा संक्षेप में जवाब दे दीजिए। जी। तो मुझे जो लगता है कि ये गीदड़ भक्की जो भारत के साथ स्ट्रेटजी अपनाता रहा है, वो वहीं अपनाता रहा है। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट वॉर करने का, मुझे लगता है जैसे मिसाइल फायर किया या किसी स्थिति पर फायर किया, तो ये सारे लोग, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे लोग एक्टिव हैं। और मुझे लग रहा है कि इंडिया भी किसी तरह से एक्टिव होगा, और वो उसमें वियतनाम जैसे लोगों को भी शामिल करेगा, और सब मिलके घेरेंगे जिससे ये बैकफुट पर जाए। ठीक है, यानी जिन पर दबाव बनाने की चाइना कोशिश कर रहा था, वो अब कहीं ना कहीं उल्टा दांव पड़ सकता है चाइना के लिए। ओझा जी, जितेंद्र जी, हम चलते चलते सिर्फ 30 सेकंड में आपसे जवाब लेना चाहेंगे कि भारत क्या कर सकता है यहाँ पे? क्या भारत से भी पंगा लेने की कोशिश करेगा चीन? देखिए, भारत से तो हमेशा पंगा लेने की कोशिश करेगा। चीन चाहेगा कि भारत कभी मजबूत नहीं हो पाए। चीन ने इकोनॉमिकली या कमर्शियली कई हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और वो पाकिस्तान के जरिए प्रॉक्सीज जो है वो खड़े किए जा रहा है कि जो टेरर प्रॉक्सीज है उसमें कई ऑर्गेनाइज क्राइम में उसमें चीन की हमेशा से प्रेशर रहती है। तो हम सोचते हैं कि हम इस झगड़े से बच के चीन से अपना शांति कर सकते हैं। तो देखिए, वो आने वाले 100 सालों में संभव नहीं है। आखिरी सवाल में जो उन्होंने कहा उससे पैनल से कि वो इकोनॉमिकली फंस गया है, जी नहीं, उसको इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। उससे इतना रिसोर्स लूट चुका है वो दुनिया का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या फंस जाए। और न ही जनता का, अगर देखा जाए कि 5% से अधिक जनता के बारे में भी उसे कोई चिंता परवाह नहीं है। उसने इतना ऑपरेटिव, कोर्सिव और सर्वेलेंस वाला सिस्टम अपने देश में रख रखा है, वो लॉजिकल तरीके से एनालाइज कर नहीं सकता है। लेकिन हाँ, दुनिया के तमाम देश आते हैं, और चीन के भीतर अगर इम्प्लोड हो सकता है तो शी जिनपिंग एकमात्र वही वजह है, उससे डरेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात है, चीन इस बात से नहीं डरता कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना क्षेत्र इतना बढ़ा रखा है, लोगों को या कई देशों को अपने कब्जे में ले रखा है। लेकिन शायद ये दांव इस बार उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है, इसलिए चीन भी थोड़ा सा सहमा हुआ है। देखना यह है कि क्या हम एक अगले विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। ताइवान से पंगा लेना और अमेरिका का आंख दिखाना चाइना को भारी पड़ेगा, या चाइना ने जिस तरह से धमकी दी अमेरिका को वो भारी पड़ सकता है? रास्ता क्या है, कैसे समाधान निकलेगा, और किस तरफ बढ़ रही है दुनिया? फिलहाल इतना ही मुद्दा में जुड़े रहिए हमारे साथ।